गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो आज का अपना जो नया टॉपिक है उसके ऊपर हम अपना ध्यान देते हैं गैल्यूसेक का नियम और आदर्श गैसीय समीकरण और उसके आधार से सवाल देखें। हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर बॉयल का नियम चलाया था बच्चों और चार्ल्स का नियम चलाया। मैं उसका एक और बार रिवीजन करवा देता हूँ। उसके अंदर मैंने आपको कहा था बॉयल और चार्ल्स के नियम के अंदर तीन फैक्टर होते हैं, P यानी कि दाब, T यानी तापमान और V यानी कि आयतन। यह तीनों फैक्टर ध्यान में रखने हैं। बॉयल के नियम के लिए गाणितिक स्वरूप था P प्रोपोर्शनल 1/V। यह उसका गाणितिक स्वरूप था। बॉयल की बात कर रहे हैं हम अब। तो उसका नियम हमने बताया था कि जो इक्वेशन के अंदर गाणितीय स्वरूप के अंदर जो चीज ना हो उसी को हम क्या मानेंगे, स्थिर। तो कौन नहीं है, T नहीं है। तो स्थिर तापमान पर निश्चित मात्रा की गैस का दाब उसके आयतन के विक्रमानुपाती होता है। यह बॉयल का नियम था। फिर चार्ल्स के नियम के अंदर जो उसका गाणितिक स्वरूप था V प्रोपोर्शनल T। क्या था बच्चों, V प्रोपोर्शनल T। तो चार्ल्स के नियम के अंदर हमने कहा था जो फैक्टर नहीं है, तो कौन सा फैक्टर नहीं है, P फैक्टर नहीं है, तो उसको अब स्थिर मानेंगे। तो स्थिर दाब पर निश्चित मात्रा की गैस का आयतन उसके तापमान के समानुपाती होता है। उसके तापमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। यह गाणितिक सूत्र से आपको बता देना है। वैसे ही गैल्यूसेक का नियम आपको केवल नियम ध्यान में रखना है। तो गैल्यूसेक के लिए बच्चों ध्यान में रखिएगा P प्रोपोर्शनल T। गैल्यूसेक के लिए जो गाणितिक स्वरूप क्या है, P प्रोपोर्शनल T। तो उसके लिए भी आप कह सकते हैं बच्चों कौन सा फैक्टर नहीं है, तो P और T है। कौन सा फैक्टर नहीं है, V फैक्टर नहीं है। अब V फैक्टर नहीं तो आप क्या लिखोगे, स्थिर आयतन पर निश्चित मात्रा की गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होता। यह क्या हो गया, गैल्यूसेक का नियम हो गया बच्चों। यह क्या हो गया, गैल्यूसेक का नियम। गैल्यूसेक के आधार से जो सूत्र बनेगा P1/T1 = P2/T2। इस तरह से इसका इक्वेशन बनेगा। किसका, गैल्यूसेक। अब ये तीनों नियम के बारे में आपको बता देता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ जिससे उसके नियम के गाणितिक सूत्र याद रखने के लिए आपको आसानी रहेगी। अभी जैसे मैंने गैल्यूसेक की बात कही, लेकिन मैं आपको बॉयल का, चार्ल्स का और गैल्यूसेक तीनों के नियम के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ बच्चों, जिससे कि तीनों के जो गाणितिक स्वरूप है वो याद रहे। बच्चों ध्यान दीजिए, बॉयल होगा वो VIP पर्सन होता है। बॉयल कैसा पर्सन होता है, VIP। तो जैसे इसी इक्वेशन को हम V प्रोपोर्शनल 1/P भी लिख सकते हैं। यह दोनों समान है, इसमें कोई अंतर नहीं। यानी बॉयल कैसा है, VIP। बॉयल क्या है, VIP से हमें याद रहेगा V प्रोपोर्शनल 1/P। तो इसके आधार से भी आप परिभाषा बना सकते हो। स्थिर ताप पर निश्चित मात्रा की गैस का आयतन उसके दाब के विक्रमानुपाती होता है। यह भी बॉयल का ही नियम है। यानी बॉयल के लिए याद क्या रखेंगे, बॉयल क्या है बच्चों, VIP। V प्रोपोर्शनल 1/P, VIP से याद रह जाएगा। चार्ल्स जो होता है वो VT पहनेगा। चार्ल्स क्या पहनेगा, VT पहनेगा। जो अपनी अंगूठी होती है उसको जो गुजराती की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, VT कहा जाता है। तो जो चार्ल्स है वो क्या पहनेगा, VT, V प्रोपोर्शनल T। यह भी ध्यान में रखना, एक दूसरे में मिक्स नहीं होगा इस तरह से। और जो गैल्यूसेक होता है वो PT करवाते हैं। जैसे अपने PT की लेक्चर है, DU राठौर सर है, MT राठौर सर है, IG चौधरी सर है, ये सब जो PT करवाते हैं वही बात। यानी कि गैल्यूसेक क्या करवाएगा, PT करवाएगा। तो P प्रोपोर्शनल T। उसके आधार से तीनों के गाणितिक स्वरूप याद रहेंगे। अगर गाणितिक स्वरूप याद रहेंगे तो उनकी परिभाषा आप आसानी से लिख सकते हो। अब
उसके आधार से। अब दूसरा जो अपना जो क्वेश्चन है वह हम देखते हैं, आदर्श गैसीय समीकरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। उसके लिए 3 नियम को जोड़ा गया। कितने नियम को? 3। एक होगा बॉयल का, एक होगा बॉयल का। तो बॉयल का नियम क्या था? V प्रोपोर्शनल 1/2। कोई कहेगा ये क्यों नहीं लिखा? भाई दोनों एक समान है, जो ठीक लगेगा वही हम। बॉयल का। फिर चार्ल्स का नियम क्या था बच्चों? तो आप देख सकते हो V प्रोपोर्शनल T। और तीसरा है एवोग्रेडो। तीसरा क्या है? एवोग्रेडो। और एवोग्रेडो का जो V प्रोपोर्शनल N। V यानी कि आयतन, N यानी कि मोल की संख्या। N यानी कि क्या होती है बच्चों? मोल की संख्या। अब ये तीनों को संयुक्त करना, तभी अपना जो आदर्श गैसीय समीकरण, ये चीज आपको समझा, इसलिए यहाँ पर मैं इसको समझा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों को यानी कि ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 और ये जो था समीकरण 3, तीनों को मैं क्या कर रहा हूँ? संयुक्त करूंगा। तो संयुक्त करके सूत्र इस तरह से बनेगा। तीनों के प्रोपोर्शनल क्या है? V है, तो V प्रोपोर्शनल, और ऊपर क्या था अंश के अंदर? N और T। तो N T और बटे में क्या आएगा? कंप्लीट। V प्रोपोर्शनल NT अपॉन P। तीनों को यानी कि जो ऊपर था उसको ऊपर ही रखा और जो बटे में था उसको बटे में रखा। देयर। अब यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है, यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनल मुझे निकालना है, क्या निकालना है बच्चों? प्रोपोर्शनल अगर मुझे निकालना है तो मैं इस तरह से लिखूंगा V इज इक्वल टू R N T अपॉन क्या जाएगा? ये थोड़ा सा बोर्ड खराब है इसलिए आ नहीं रहा है। और इसी इक्वेशन को मैं यूं भी बता सकता हूँ, PV ऊपर लिख रहा हूँ, PV इज इक्वल टू NR। P को मैं ऊपर ले गया तो इक्वेशन क्या बनेगा? PV इज इक्वल टू NR। इसमें ये R जो है, R संयुक्त गैसीय समीकरण, संयुक्त गैसीय स्थिरांक। क्या है? संयुक्त गैसीय एक स्थिरांक है जो हमें प्रपोज, अभी तक हम स्थिरांक के तौर पे K लिखते थे, यहाँ पे R लिखा है। R यानी कि क्या होगा? संयुक्त गैसीय स्थिरांक। उसकी जो R की वैल्यू आएगी 8.314 केल्विन मोल इनवर्स, जो बाहर के आधार से। ठीक है, यानी कि R की वैल्यू जो उसके बाद अपने को आवश्यकता होगी तब अपने इसकी बात करेंगे, 8.314। अब यहाँ पे ये जो था इसे आदर्श गैसीय समीकरण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आदर्श गैसीय समीकरण कहा जाता है। PV इज इक्वल टू NR। और इसी इक्वेशन को मैं यूं लिख रहा हूं, PV इज इक्वल टू NR बटे, उसी इक्वेशन को मैंने क्या लिखा है? PV NR, T को मैं कहाँ ले आया? बटे। अब आप जानते हो N की वैल्यू अगर मैं क्या रखूं? समान। N की वैल्यू क्या रखूं? समान। या फिर मैं क्या रखूं? 1 मोल। या फिर मैं क्या रखूं? 1 मोल। तो PV अपॉन T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। अगर N की वैल्यू मैंने 1 रख दी तो क्या हो जाएगा? PV इज इक्वल टू R। और या तो फिर समान रखेंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा मैं कह सकता हूँ P1 V1, P1 इज इक्वल टू क्या होगा? R। दूसरा P2 V2 ओवर T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R। R यानी क्या है? स्थिरांक है, यानी वो बदलने वाला नहीं। नाम ही है स्थिरांक, स्थिर रहेगा, वो बदलेगा। यानी हमने कहा शुरुआत का दाब, शुरुआत का आयतन बटे शुरुआत का तापमान, और अंतिम दाब, अंतिम आयतन का गुणा बटे अंतिम ताप, तो वो दोनों क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। जिसके आधार से मैं ऐसा सिद्ध कर सकता हूँ
P1 V1 बटे T1 इज इक्वल टू P2 V2 बटे यह संयुक्त गैसीय समीकरण के आधार से पहचाना जाता है। इसे संयुक्त गैसीय समीकरण के आधार से पहचाना जाता है। यह समीकरण आपको इसलिए बच्चों जो दिखाया क्योंकि इसके आधार से क्या आएगा सवाल है। आपको केवल ये याद रखना है क्या क्या किया था वो ध्यान में रखो। कौन कौन सा बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और एवोगैड्रो तीनों नियम को हमने मिला दिया। मिलाने से ये इक्वेशन बना, प्रोपोर्शनल निकाल दिया। प्रोपोर्शनल निकालेंगे तो क्या आएगा स्थिरांक, स्थिरांक के तौर पे आर लिया। आर क्या है संयुक्त गैसीय स्थिरांक है। फिर उसमें एनआर को इक्वेशन का कर्ता बनाया। एन या तो समान रखो या एन की वैल्यू एक रखो या ना रखो चल जाए तो P1 V1 बटे T1 इज इक्वल टू आर। उसी तरह से सिद्ध हुआ P1 V1 बटे T1 इज इक्वल टू P2 V2 बटे यहाँ n की वैल्यू समान हो सकती है या तो n की वैल्यू एक होगी, समान होगी तो भी निकल जाएगा। इस तरह से यह संयुक्त गैसीय समीकरण हमने क्या कर दिया से आदर्श गैसीय समीकरण पे हमने क्या कर दिया से। अब उसी के आधार से जो एक सवाल है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 25 सेल्सियस तथा 760 mm दाब पर एक गैस 600 ml आयतन गिरती है। यानी तापमान बता दिया 25 सेल्सियस, दाब बता दिया 760 ml, आयतन बताया 600 ml। अब बताया किसी अन्य स्थान पर, यानी यहाँ था अब किसी और जगह पे अपने ले जाते किसी अन्य स्थान पर तापमान हमने कितना रखा 10 सेल्सियस, तापमान बदल दिया, आयतन कितना हो गया 640 ml। अब तो गैस का दाब निकालना है। आपको क्या क्या चीज दी है तो वो लिख देते हैं। T1 की वैल्यू है 25 सेल्सियस, लेकिन सेल्सियस को मुझे कन्वर्ट करना होगा केल्विन के अंदर। तो 273 से मैं जोड़ दूंगा, 5 और 3 8, 7 और 9, 200। फिर P1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 760 mm। फिर V1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 600 ml। V1 की वैल्यू कितनी है 600। अब वैसे ही T2 की वैल्यू कितनी है 10 सेल्सियस प्लस 273 करेंगे तो आंसर किसमें आ जाएगा केल्विन में आएगा 283 केल्विन। दूसरा क्या दिया है V2 दिया है, कितना दिया 640 ml। आपको क्या निकालने के लिए कहा गैस का दाब क्या होगा। ये शुरुआत की स्थिति थी तो अंतिम स्थिति P2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। P2 इज इक्वल टू क्या है क्वेश्चन। तो यही इक्वेशन अपने फॉलो अप करेंगे। इक्वेशन क्या है P1 V1 P1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर कंप्लीट। अब जो हमारे पास नहीं है उसको मैं सूत्र का कर्ता बनाऊंगा, उसको मैं इक्वेशन का कर्ता बना दूंगा, बाकी सबको ऊपर भेज दूंगा। फिर P2 ऊपर जाएगा, V2 कहाँ आएगा नीचे। तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 V1 ऊपर जाएगा T2 बटे T1 इंटू कंप्लीट। सभी की वैल्यू रख लेते हैं। P1 की वैल्यू बच्चों कितनी है 760 गुणा V1 की वैल्यू बच्चों कितनी है V1 की 600 गुणा T2 की वैल्यू बच्चों कितनी है 283। T1 की वैल्यू बच्चों कितनी आप देख सकते हो 298। V2 की वैल्यू बच्चों कितनी है 640। अब सबका गुणा भाग करना, सबका हम क्या करेंगे बच्चों गुणा भाग करेंगे। अपने गुणा भाग कर देते हैं 760 गुणा 600 गुणा 283। जो आंसर आएगा उसके बटे में 298। आप उस तरह से आंसर ला सकते हैं। मेरे कैलकुलेटर में एरर आ रहा है, नहीं आपको आंसर आना। और आंसर दाब है, दाब किसमें था mm में था, तो वो दाब भी किसमें आएगा mm। इस तरह से आप आदर्श गैसीय समीकरण PV इज इक्वल टू nRT और संयुक्त गैसीय समीकरण के आधार से आप सवाल गिन सकते हैं। गैल्यूसेक का नियम समझाया, चार्ल्स का नियम भी मैंने समझाया, बॉयल का नियम भी समझाया, किस तरह से याद रखने की आपको एक ट्रिक भी बताई। अभी एक और टॉपिक है वो हम देख लेते हैं।
बच्चों जो आगे का टॉपिक है वो अब हम देख रहे हैं। आगे का जो टॉपिक है गैसीय पदार्थ का घनत्व। घनत्व यानी कि स्मॉल d से दर्शाया जाता है एवं मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान के बीच का संबंध दर्शाना है। D और M के बीच का संबंध दर्शाना है, तो उसके लिए जो हम आदर्श गैसीय समीकरण लिखते हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे सर्वप्रथम हम आदर्श गैसीय समीकरण लिखते हैं PV = NR। PV = क्या होगा NR। इस इक्वेशन को मैं किस तरह से प्रेजेंट कर रहा हूँ वो ध्यान में रखिएगा। तो जो N/V, N/V, V नीचे गया, RT यहाँ पे आएंगे तो P/R। समझ में आया? मैंने N को इक्वेशन का कर्ता बनाया तो RT कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो P/RT। और जो V था उसको मैंने भट्टी में भेज दिया, ऐसा हम कह सकते हैं। किस तरह से, तो आप सबसे पहले यूं ध्यान में रखो, N को इक्वेशन का कर्ता बनाएंगे। N को इक्वेशन का कर्ता बनाएंगे तो क्या होगा, PV/RT। और मैं V को कहाँ ले जाऊंगा, बटे में। कहाँ ले जाऊंगा, अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे घनत्व और मोलर द्रव्यमान के बीच का संबंध दर्शाना है, इसलिए। अब N यानी कि क्या था, मोल। N यानी क्या था, मोल का सूत्र क्या है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान बटे क्या आएगा, द्रव्यमान को हम कैसे दर्शाते हैं, स्मॉल m से। मोलर द्रव्यमान को हम कैसे दर्शाते हैं, m के आधार से। तब ये जो वैल्यू है वो इसी इक्वेशन में मैं क्या कर दूंगा बच्चों, रख दूंगा। इसी इक्वेशन में मैं क्या कर देता हूँ, रख देता हूँ। तो n के स्थान पे मैं क्या रखूंगा, स्मॉल m बटे कैपिटल। तो n के स्थान पे रखा स्मॉल m बटे कैपिटल M। और v का क्या रख दिया, बच्चों, समझ में आया? n के स्थान पे मैंने क्या रखा, स्मॉल m बटे द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। मोल का इक्वेशन था, वही मैंने दर्शाया। यानी कि ये जो वैल्यू थी वो n मोल की आ गई। अब आगे की बात, इसी पर P/RT as it is, P/RT। अब यहाँ पे जो घनत्व का जो इक्वेशन होता है, घनत्व, उसका क्या इक्वेशन होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का इक्वेशन क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। यानी स्मॉल m बटे v, स्मॉल m बटे v को मैं क्या कह सकता हूँ बच्चों, घनत्व v से मैं दर्शा सकता हूँ कि नहीं दर्शा सकता हूँ। यानी इन दोनों की जगह मैंने क्या रख दिया, घनत्व बटे कैपिटल M इसी पर P/। अब ये द्रव्यमान और घनत्व का संबंध होगा। अगर उसमें मैं मोलर द्रव्यमान को सूत्र का कर्ता बनाना, तो मैं मोलर द्रव्यमान को कहाँ ले जाऊंगा, ऊपर। मोलर द्रव्यमान को मैं कहाँ ले जाऊंगा, ऊपर। और P कहाँ आ जाएगा, नीचे। यानी ये मोलर द्रव्यमान ऊपर जाएगा और P जब नीचे आएगा और ये RT को ऊपर भेज दूंगा तो क्या होगा, DRT। यह जो समीकरण सिद्ध किया हमने वो घनत्व और मोलर द्रव्यमान के बीच का जो संबंध है उसका जो इक्वेशन है। R की वैल्यू जो आगे आपको बताई थी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये वैल्यू याद रखनी है। इसी के आधार से सवाल आएंगे। यह सूत्र के आधार से भी सवाल किताब में दिए होंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे। आशा रखता हूँ ये जो इक्वेशन थे वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो अब हम आगे